नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम बहुत ही सेलेक्टेड और बहुत ही बढ़िया सी टेट प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं। ठीक है जी। आपकी कितनी तैयारी है, इससे बढ़िया मौका नहीं है इसे चेक करने का। कितनी तैयारी आपने कर रखी है, इससे बढ़िया मौका नहीं है कि आप इसे चेक कर सकें। तो सीटेट प्रैक्टिस पेपर को लगाने की कर लीजिए तैयारी। फटाफट से उठा लीजिए एक पेन और साथ में ले लीजिए कॉपी। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि सीटेट में हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं अलग अलग। बाल विकास एवं मनोविज्ञान, ठीक, गणित, पर्यावरण अध्ययन, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। इस तरीके से मैंने ये मिनिएचर पेपर क्रिएट किया है जिसमें इन 5 सब्जेक्ट का पेपर होगा। और समय कितना है हमारे पास? समय है 30 मिनट। ठीक है जी, 30 मिनट का समय है। तो आप फटाफट से पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए पहला प्रश्न चलते हैं बिना देरी किए। प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावे देने का कारण है? तो कौन सा पता करो। पहला है पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तीसरा है 2 से 10 तक पहाड़ी लिखो। और चौथा है दी गई कविता को याद करके उसका वाचन करो। आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही होगा? आप अपनी कॉपी में टिक लगा लीजिए, फिर मैं इसकी व्याख्या करूँगा। टिक लगा लीजिए जल्दी से। तो आलोचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावे देने के लिए होगा पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या और क्यों खाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा सही होते हैं। ये रटने वाले हैं बाकी के 3। तो पहला वाला जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। आपका उत्तर कौन सा सही है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल सकती है। पीडीएफ है, पीडीएफ मैं आपको इसी के चैनल के जो टेलीग्राम लिंक है उस पर भेज दूंगा। ठीक है जी। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। देखिए इसकी विवेचना देख लीजिए। विवेचनात्मक चिंतन सोचने, कारण जानने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है। विकल्प 1 में क्या और क्यों पूछा गया है, जिससे बच्चा तर्क और कारण पर विचार करता है। अन्य विकल्प रटने वाले हैं इसीलिए गलत है। अगला चलते हैं। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता पर, विकास की असात्यता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, या विकास को संबंधित वातावरणीय कारक। ठीक है, लगाओ अपना उत्तर लगाइए। चलिए आप पहले आप अपना उत्तर लगा लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा सही है इसका। लगाइए। तो विकास जो है वो चरणीय सिद्धांत पर सबसे अधिक जोर किससे देता है? विकास की असात्यता पर। असात्यता मतलब डिसकंटिन्यू। ठीक है ना। तो इसका दूसरा उत्तर सही है। आपका कौन सा उत्तर है सही, आप चेक कर लीजिएगा। विकास की असात्यता पर चरणीय सिद्धांत जैसे पियाजे एरिक्सन के अनुसार विकास स्पष्ट चरणों में होता है। हर पिछले चरण से पहला चरण भिन्न होता है, इसीलिए इसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 3। प्रश्न पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक आयामी है। यह केवल विकास के आनुवंशिकता को प्रभावित होती है। आनुवंशिकता मतलब जो माता पिता से हमें करैक्टर मिले हैं। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। विकास केवल वातावरण कारकों के द्वारा निर्भर होता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही है? आप लगा लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, मतलब हर एक बच्चे का बैकग्राउंड अलग है, वो अलग जगह से आया है और उसकी संस्कृति भी क्या होगी? अलग होगी। बैकग्राउंड अलग हो गया, जगह अलग हो गई और संस्कृति क्या हो गई? अलग हो गई। इसीलिए इसका थर्ड वाला जो उत्तर है वो सही होगा। आपका कौन सा सही है आप अपना चेक कर लीजिए। देखिए विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधता होती है। विकास व्यक्ति का विकास केवल वांछाक्रम वातावरण से नहीं होता है, बल्कि समाज, संस्कृति, परिवेश से भी होता है। अलग अलग संस्कृति में विकास की प्रक्रिया भिन्न होती है। ठीक है जी। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन सा कारक के द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम और जुड़ाव प्रभावित होता है? कौन सा ऐसा कारक है जिसकी वजह से विद्यालय में अधिगम मतलब बच्चे जो सीख रहे हैं विद्यालय के अंदर आकर
वो प्रभावित होगा। सामाजिक संरचना की वजह से, सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से, बच्चे का आत्मसम्मान। कौन सा उत्तर इसमें से सही है? फटाफट आप लगा लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सही है। लगा लिया आपने? चलिए, तो इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा तीसरे वाला, यानी इसमें सांस्कृतिक भी आएगा, सामाजिक भी आएगा और बच्चे का आत्मसम्मान भी आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या, देखिए इसका पहले विवेचना देख लीजिए। सामाजिक संरचना, परिवार सामाजिक आर्थिक स्थिति में बच्चे को सीखने को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक मूल्य, कल्चर वैल्यू, समाज की परंपराएं, भाषाएं, मान्यताएं आदि अधिगम पर असर डालती हैं। बच्चे का आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास सीखने को प्रेरणा बढ़ावा देता है, इसीलिए तीनों कारक ही सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं 5। देखिए, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक चरण में प्रतिलोमन चिंतन कर पाते हैं, प्रतीकात्मक चिंतन कर पाते हैं, अनुक्रमिक वर्गीकरण या संरक्षण। बताइए, जीन प्याजे आपने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर जीन प्याजे का सिद्धांत दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा बताओ? आप लगाओ पहले अपना, आप लगा लीजिए, अपना लगा लीजिए। लग गया? तो चलिए हम चलते हैं। इसका उत्तर सही होगा आपका दूसरा वाला, प्रतीकात्मक। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा केवल प्रतीकात्मक चिंतन को ध्यान देता है। आगे चलते इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, प्रतीकात्मक खेल, जैसे पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे प्रतीकात्मक सिंबॉलिक प्ले कर सकते हैं, लेकिन संरक्षण, वर्गीकरण या प्रतिलोमन की चिंतन नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाला उत्तर सही है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या आगे हमारे पास। अब आगे जी गणित के सवाल, गणित के सवाल हैं, ध्यान रखना। तो अपनी कॉपी फापी पेन निकाल के तैयार रखिए। अगर आपको वीडियो में लग रहा है कम समय दिया गया है तो आप अपना क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए, पहला है, एक विद्यालय की एनएसएस इकाई के प्रत्येक जरूरतमंद छात्र को 3/4 किलोग्राम चीनी वितरित करने का निर्णय लिया गया। हर एक छात्र को कितनी चीनी मिलेगी? 3/4 मिलेगी। ध्यान रखना, कितनी चीनी मिल रही है एक छात्र को? 3/4। इस उद्देश्य के लिए उन्हें प्रायोजक से 28.5 किलो चीनी प्राप्त हुई। इस चीनी से कितने छात्रों को वितरण की जा सकती है? यह चीनी कितनों में बांटी जा सकती है? 28.5। तो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके पता चल जाएगा कि 28.5 यानी 28.5 किलो चीनी को अगर एक बच्चे को 3/4 हिस्से में देनी है तो कितनों में जाएगी? ठीक है, आप अपना कैलकुलेशन करके उत्तर लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। इसकी व्याख्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, कौन सा उत्तर सही है इसका? विकल्प जो तीसरा सही है, 40 किलो। देखो, 40 बच्चों में बांटी जाएगी। चीनी कितनी है टोटल? 28.5 ग्राम प्रति छात्र हैं, 3/4, तो इसका डिवाइड किया तो आंसर आएगा 38। लेकिन 38 शायद उत्तर में नहीं है, इसीलिए नज़दीकतम आंसर हो जाएगा उसका 40, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर लगाया जा रहा है, 38 है नहीं। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो आपका गलत दिया हुआ है, इसमें आपका उत्तर 38 है, तो 38 ही आपका सही होगा। यानी आप कौन सा वाला ऑप्शन लगाएंगे? पहले वाला ऑप्शन लगाएंगे। 38 वाला उत्तर आपका एकदम सही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारे पास, ये इसमें गलत है। ठीक है, तीसरा 40 वाला जो है देखा। आगे चलते हैं। एक श्रेणी में पहले पद में 11 जोड़े जाते हैं, दूसरे पद में 22 जोड़े जाते हैं और तीसरे पद में 23 जोड़े जाते हैं। अब देखो, पहला पद का मतलब 11 जोड़े जाने का मतलब है पहले ही 11 हैं। बच्चा यहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा पहले पद में। अब पहले पद में एक्स में 11 नहीं जोड़े, नहीं, 11 ही पहले हैं, पहला ही पद यही है। दूसरे पद में 22 जोड़े जाते हैं और तीसरे पद में 33 जोड़े जाते हैं। यदि श्रेणी में 3 ही पद हों तो इसका योग कितना होगा? तीनों का सम करके लिखना है ना। मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी आपका उत्तर आप लगा लीजिए, कौन सा लगाया आपने बताओ। चलें आगे चलें। तो आपका उत्तर कौन सा सही है? इसमें आ रहा है 99, तीनों को जोड़ दिया है। देखो, 11, 22 और 33 को जोड़ दिया है, तो इसका 99, 66 उत्तर हो गया। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 66 वाला उत्तर इसका सही है, ये गलत लगाया यहाँ पर 99। आगे चलें, प्रश्न संख्या चलते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 8। अब देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्या मतलब जिनमें भाग नहीं जाते वो विषम होंगी। तो सभी अभाज्य संख्या विषम तो नहीं हो सकती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 9 विषम संख्या है, लेकिन इसे हम 3 से भाग दे सकते हैं, है ना। एक अंक वाली जो
एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं, एक अंक वाली। तो एक अंक वाली अभाज्य में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, है ना। अब ये कह रहा है अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो 5 तो हो नहीं सकती, 3 चला जाएगा डिवाइड में, है 1 2 3 4 दिख रही मुझे तो यहाँ। चलिए अगला चलते हैं। अगला का अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अंकन होती हैं। अपरिमित रूप से अपरिमित संख्या क्या होती है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। तो ये वाला उत्तर मेरा सही लग रहा है। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य में केवल 2 ही गुणन, एक उसका खुद का, एक बहन का। तो तीसरा और चौथा मुझे सही लग रहा है। आपका उत्तर कौन सा आप लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, तीसरा और चौथा उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं, प्रश्न संख्या चलते हैं आगे 9। ठीक है जी। पूर्णांक के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। पूर्णांक कथन 1, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होगा। दो संख्याओं का अगर हम मल्टीपल करें तो संख्याओं से या तो बराबर होगा या उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता है। या तो उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं हो सकता है। ठीक है। तो दो संख्याओं को गुणनफल करना है। अब गुणनफल करना है तो ज़्यादा कैसे होगा, देखो अब 0 का कर देंगे तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ज़्यादा से कम भी हो गया। दूसरा देखते, आप अपना उत्तर लगा लीजिए, आप मेरे पे मत जाएं, आप अपना उत्तर लगाएं। आपका उत्तर क्या होता है सही, वो देखें, आप अपना चेक करें, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग सदैव बराबर या उससे अधिक होगा। शराब बराबर, अब योग उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है, योग तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत है, दोनों ये भी दोनों क्या हैं, असत्य है। चलिए आगे चलते हैं, उत्तर जान लेते हैं, इसका उत्तर जान लेते हैं। तो उत्तर जानने पे देखो वही किया इन्होंने, दोनों ही असत्य हैं। एक और एक बराबर होगा, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से कम हो जाएगा। अब देखो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ज़्यादा हो। चलिए प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। रिंकी के पास 3 जलेबियों की प्लेट हैं, 1 2 3, 3 जलेबियों की प्लेट है, ABCD है। चलो ABCD मान लें, A है, ये B है और ये C है। प्लेट 1 में 1 जलेबी है, प्लेट B में 5 हैं और प्लेट C में कितनी है, 3 जलेबी है। वह चाहती है कि तीनों प्लेटों में जलेबी की संख्या बराबर हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। बराबर हो जाए मतलब तीनों बराबर करनी है, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 और 3 9 हो गए। 3 9 में 3 3 हो जानी चाहिए। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है पहला, तीनों बराबर हो जाए। प्लेट B में 2 जलेबी लेकर प्लेट B में से 2 जलेबी ले लो इसमें से और इसमें रख दो, तो इसमें हो जाएंगे 3। अब इसमें भी 3 और इसमें भी 3। दूसरा है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है प्लेट B और प्लेट C में से एक एक जलेबी, B में से एक C में से एक लेकर प्लेट A में रख देना, तो इसमें तो 2 बचेंगी, है ना। तीनों प्लेट में बराबर जलेबी नहीं हो सकती, तीनों प्लेट में बराबर जलेबी नहीं हो सकती हैं। 1 3 3 नहीं हो सकती तीनों में। और अंत में इसका प्लेट A में एक जलेबी लेकर प्लेट C में रख देना, इसमें से इसी में रख देंगे ताकि प्लेट B और C में बराबर जलेबी हो जाएं। ठीक है, और वह चाहती है कि तीनों प्लेट में जलेबी उसके बराबर हो जाए। ठीक है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब यहाँ पर 3 करना है, यहाँ पर भी 3 करना है, यहाँ पर ABC तीनों में 3 3 करना है। व्याख्या देख लेते हैं। आपका उत्तर लगा लिया आपने, आप अपना उत्तर लगा लीजिए पहले, उसके बाद व्याख्या देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, आगे देखिए, तीनों, इसका तीसरा उत्तर वो सही बता रहा है। तीनों प्लेटों में संख्या बराबर नहीं हो सकती। कुल जलेबियों की संख्या कितनी हमारे पास, 9 है। अगर तीनों प्लेटों में बराबर बांटा जाए तो हर प्लेट में 3 जलेबी होनी चाहिए, लेकिन प्लेट A में 1 ही है, प्लेट B में 5 है और प्लेट C में कितने, 3 है। ये यहाँ तक तो क्वेश्चन में था। बराबर करने के लिए प्लेट 2 को जलेबी चाहिए, कितनी चाहिए, प्लेट 2 को 2 जलेबी चाहिए। प्लेट B में से 2 कम करनी होंगी, प्लेट B में से 2 कम करनी होंगी, पर प्लेट B में से 2 निकालने पर A में रखने पर A 3 हो जाएगा, B 3 हो जाएगा, C 3 हो जाएगा। यह तो संभव लग रहा है, पर ऑप्शन 1 यही कह रहा है कि उसमें लिखा है कि 2 जलेबी B से A में रखो, तो इससे ABC तीनों बराबर हो जाते हैं, इसीलिए वास्तविक उत्तर A होना चाहिए। मतलब A वाला उत्तर सही है, लेकिन ये आंसर की में थर्ड वाला दे रखा है, इसीलिए गलत हो सकता है। तो आपका उत्तर जो है वो A वाला सही हो जाएगा कि तीनों में हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आंसर की गलत छपती है, आंसर की वजह से हुआ है ऐसा गड़बड़। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अब आ गया है ऐसा हमारा पर्यावरण अध्ययन।
देखो, पर्यावरण अध्ययन के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो गई है जो हम शुरू से पढ़ा रहे हैं। और ईवीएस के क्वेश्चन, जब तक आप शुरू से ईवीएस नहीं करेंगे आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो मेरे पास ईवीएस की दूसरी 2 क्लास हुई हैं, अभी तीसरी होगी। आप उसे कंटिन्यू पढ़ते रहें, आपका सीटेट इस बार जरूर निकलेगा। इस बार नहीं निकला, अगला बार आपका जरूर हो जाएगा, टेंशन ना लें। आप ऐसे करते रहें। प्रैक्टिस पेपर आपको अगर पसंद आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दूसरा प्रैक्टिस पेपर बना के आपको भेज दूंगा। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिए, कुड़ुक। कुड़ुक किन लोगों की बोलचाल भाषा है? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, झारखंड में। कौन सा उत्तर सही है इसका बताइए, कौन सा उत्तर सही है? आपने लगा लिया, मेरे हिसाब से झारखंड है। चलिए देखो, झारखंड। कुड़ुक भाषा उराव जनजाति द्वारा बोली जाती है। उराव जनजाति मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए कुड़ुक भाषा सही राज्य है झारखंड। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 12। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लॉनी मधुमक्खी पालन का सबसे पहला स्टेप होता है लॉनी को प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। कौन सी बताओ, कौन सा सही होगा? तो अप्रैल से जून वाला मुझे सही लग रहा है, आप अपना उत्तर लगा लीजिएगा। बाकी उत्तर देखते हैं। अप्रैल से जून, इस समय क्या है? इस समय फूलों की उपलब्धता अधिक होती है, जिससे मधुमक्खियाँ पर्याप्त रस और पर्याप्त पराग मिलता है, इसीलिए यह मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छी समय माना जाएगा। अब देखो, ये वाला ईवीएस से आया है ना, आज क्लास होगी तो आज की क्लास में आप देख सकते हैं ईवीएस से है ये प्रश्न, मैंने कहा था ईवीएस से। और ये PYQ भी है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला इस क्वेश्चन को। तो फटाफट से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए। वेलक्रो का उपयोग चीजों को जोड़ने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो का निर्माण किया? तो साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है। आइजैक असिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्ट्रन और ग्रेगर मेंडल। किसने वेलक्रो बनाया? वेलक्रो का तुम्हें पता ही होना चाहिए क्या होता है, पहले तो ये नहीं पता होगी। यह घटना 1948 के एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल, तो आंसर तो हमें मिल गया, कौन है? जॉर्ज मेस्ट्रल है। अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे, उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। क्या चिपके हैं? बीज चिपके। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देख वह हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों पर छोटे छोटे हुक थे, इन्हीं की मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेक्रोलो बनाने का। तो वेक्रोलो उन्हें दोनों सतह चिपक जाती हैं, जिससे खुलने पर चट चट की आवाज़ आती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना? मज़ेदार किस्सा और प्रेरणा लेने वाला। अब तो आपको आंसर मिल गया, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, जम्मू कश्मीर। बताओ कौन सा है संघ शासित प्रदेश? सही तो लगा लीजिए आप अपना, मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर है। अभी लेकर राज्य बन गया है, 1919 के बाद राज्य का दर्जा मिल गया है, तो यहाँ लिखा हुआ है बस 1919 में जम्मू कश्मीर को राज्य में बदल दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 15। हमारे देश में से निम्नलिखित में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? सबसे अधिक एल्युमिनियम की खान है उड़ीसा में, असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। किसमें है बताइए, एल्युमिनियम की खान किसमें है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। उड़ीसा में बॉक्साइड बहुत अधिक पाया जाता है, जो कि एक एल्युमिनियम का अयस्क का ध्यान रखना है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला, आगे आपकी भाषा में। फर्स्ट इंग्लिश। पीपुल्स आर ऑफ्टन अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड सेल्फ सेंटर्ड, है ना? और आगे क्या है? पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना है, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। फॉरगिव देम एनीवे, इफ यू आर काइंड पीपल मे कॉज यू ऑफ सेल्फिश मोटिव्स, बी काइंड एनीवे। If you are successful, you will win some false friends and true enemies. Succeed anyway. तो ये जो पैराग्राफ लिया है मैंने, ये थोड़ा छोटा पैराग्राफ है, इससे बड़ा पैराग्राफ आता है, मैंने छोटा लिया है। ये क्वेश्चन इसी में से, और जो क्वेश्चन है वो इसी पैराग्राफ में से है। वो बात अलग है कि ये पैराग्राफ आया हुआ है लेकिन आधा है, पूरा नहीं है, तो क्वेश्चन भी मैंने उसी हिसाब से रखे हैं। ठीक है, अब टेंशन ना लें। पहला प्रश्न क्या है? अकॉर्डिंग टू दीज पैसेज व्हाट शुड वी डू इफ पीपल excuse used to selfish motives for being kind, है ना?
तो इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज? हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डू? हमें क्या करना चाहिए? डू इफ द पीपल एक्यूज अस, पीपल हमें एक्यूज देते हैं, है ना, अस टू सेल्फिश मोटिव्स फॉर बीइंग काइंड, काइंड यानी दयालु होने के लिए, स्टॉप हेल्पिंग देम बीइंग सेल्फिश, बी काइंड एनीवे, इग्नोर देम एंड कंप्लीटली। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आप अपना उत्तर लगा लीजिए। स्टॉप हेल्पिंग देम, उनकी हेल्प करना बंद कर देनी चाहिए। बिकम सेल्फिश, वैसे मुझे हिंदी में बताना नहीं चाहिए क्योंकि हिंदी में वहाँ कोई बताने वाला होगा नहीं आपको इंग्लिश में सॉल्व करना है तो करो। चलो मैं उत्तर देखता हूँ। अगला है आपका बी काइंड एनीवे, है ना, अर्थात लोग इफ़ यू आर काइंड पीपल में एक्यूज यू टू सेल्फिश मोटिव्स, बी काइंड एनीवे, अर्थात चाहे लोग गलत आरोप लगाएं, हमें दयालु बने रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न भी इसी से लिया गया है। देखो, व्हाट इज द मेन मैसेज फ्रॉम दिस पैसेज? पीपल्स आर ऑलवेज नेगेटिव, वी शुड चेंज आवर सेल्व्स अकॉर्डिंग टू अदर्स, वी शुड रिमेन पॉजिटिव एंड डू गुड डिस्पाइट डिफिकल्टीज, सक्सेस ऑलवेज लीड टू एनिमी। तो मुझे इसके हिसाब से तीसरा सही लग रहा है। आप अपना देख लीजिए भैया कौन सा सही है। उत्तर चलते हैं तो तीसरा सही है, ठीक है। वी शुड रिमेन पॉजिटिव और डू द डिस्पाइट डिफिकल्टीज। पूरे पैसेज में बताया गया है कि लोगों का व्यवहार नकारात्मक हो सकता है लेकिन हमें दयालु और सकारात्मक बने रहना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या चलते हैं 18। ये पैराग्राफ से नहीं है। मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ प्रीफर्ड का मोस्ट अपोजिट मीनिंग क्या है? प्रीफर्ड का मोस्ट अपोजिट मीनिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में से मुझे जो लग रहा है आपका उत्तर सही, डिसलाइक तो किसी को पसंद करना, डिसलाइक का लाइक होता है। प्रीफर्ड का रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट कर देना। इग्नाइट, रिक्वायर्ड तो नीड होना होता है। तो मेरे हिसाब से तो दूसरा सही है, आप अपना देख लीजिए, दूसरा सही हो सकता है इसका। ऑब्वियसली दूसरा सही है, रिजेक्ट करना, ठीक है। तो प्रीफर्ड मीन्स होता है लाइक और फॉरवर्ड। व्हाट इज द मीनिंग अपोजिट ऑफ रिजेक्टेड? विच मीन्स नॉट एक्सेप्ट और रिफ्यूज्ड, अदर ऑप्शन आर नॉट डायरेक्ट टू द ऑप्शन मीनिंग। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 19। विच पार्ट ऑफ स्पीसीज अंडरलाइन वर्ड हैव द फॉलोइंग सेंटेंस? द मोर स्टूडेंट जॉइन गवर्नमेंट स्कूल देन पब्लिक स्कूल। तो देन जो है वो क्या दिखा रहा है? कंजक्शन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। क्या है? कंजक्शन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। क्या है बताइए 19 का? देखो मेरे हिसाब से एडवर्ब हो नहीं सकती, वर्ब से पहले आती है। एडजेक्टिव नहीं हो सकता, किसी की विशेषता बताता है वो प्रोनाउन, नाउन की जगह अच्छे होते हैं। तो ये हमारा कंजक्शन है, उत्तर भी ये वाला सही हो जाएगा। अगला चलते हैं। तो प्रश्न संख्या हो गया आपके पास 20, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिमेन कंटेन एन एरर? इनमें से कौन से में एरर है? द रेन हैड अ गुड इफेक्ट ऑन द फार्मर्स फील्ड। तो द रेन हैड अ गुड इफेक्ट ऑन या द फार्मर्स फील्ड, इनमें से गलती किस में है वो आप देख लीजिए और आप अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। फिर मैं आगे चलता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। बिल्कुल तैयारी, बिल्कुल एकदम तैयारी बहुत अच्छे से करती रहनी है। बस आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको ऐसा पेपर बनवाना, मैं दूसरा बना के दे दूँगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका है हैड अ गुड इफेक्ट ऑन, तो इफेक्ट यूजुअली अ वर्ब, हियर नाउन इज रिक्वायर्ड, सो द करेक्ट वर्ड शुड बी इफेक्ट नॉट टू अफेक्ट, ध्यान रखना है ना। तो बी वाला हमारा जो दूसरा वाला उत्तर था वो हमारा सही था। अगला चलते हैं, उसमें गलती थी। देखो अब यहाँ पे हिंदी का आ गया, ये हिंदी का आ गया। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, आलसी लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, परिश्रम और आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है, साहसी व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं घबराता, धैर्य और प्रयास से आगे बढ़ना चाहिए, जो कर्म करता है वही जीवन में सफल होता है, समय का सही उपयोग बहुत आवश्यक है, इसीलिए निरंतर मेहनत करती रहने चाहिए। इनके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पहला, गद्यांश के अनुसार अपने भाग्य का निर्माण कौन कर सकता है? भाग्य को दोष देने वाला, परिश्रम करने वाला, आलस्य करने वाला, दूसरों पर निर्भर करने वाला। तो परिश्रम करने वाला ही भाग्य का निर्माण कर सकता है। इसका उत्तर ये वाला सही है, 21 का बी वाला, है ना। इसकी व्याख्या देख लो। इसमें गद्यांश से स्पष्ट है कि मनुष्य अपने कर्म तथा परिश्रम से ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 22। गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाकी सब कुछ है, मेहनत और साहस से सफलता मिलती है, दूसरों की सहायता में जीवन सफल होता है, समय का कोई महत्व नहीं है। तो समय का तो बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन संदेश क्या दे रहा है? संदेश दे रहा है मेहनत और साहस से ही सफलता मिलती है।
इसका दूसरा वाला उत्तर सही है, आपका कौन सा सही है आप लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं हम। चलिए, प्रारंभ शब्द में उपसर्ग है, प्रारंभ में उपसर्ग क्या है? प है, प्रा है, प्रा है, प्रार है। अब बताइए, अपना उत्तर लगा लीजिए फटाफट, आप अपना उत्तर लगा लीजिए, है ना। बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है इस समय। उत्तर लगा दीजिए आप अपना। 23 का कौन सा है? 23 का बी वाला है, प्रारंभ में रंभ। तो प्रारंभ में यहाँ प्रा लिखा है, वहाँ प्रा लिखा है। सही व्याख्या क्या है? प्रारंभ में आरंभ से हुआ, प्र उपसर्ग है, आरंभ इसका मूल शब्द है। ध्यान रखना, ये वाला उत्तर बहुत जरूरी है, आप यहाँ से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें दूसरा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आरंभ जो मूल शब्द है, प्र क्या है? उपसर्ग है। प्रश्न संख्या चलते हैं 24। प्रारंभ का शब्द का अर्थ क्या होता है? मुश्किल से प्राप्त करना, सरलता से प्राप्त करना, भाग्य या लक्ष्य। क्या होता है प्रारंभ का? प्रारंभ का अर्थ क्या होगा बताओ। चलो, प्रारंभ का अर्थ क्या होगा? 24 का प्रारंभ का अर्थ क्या होता है? व्याख्या देख लें इसकी, क्योंकि मुझे उत्तर पर डाउट है। व्याख्या देख लेते हैं, उत्तर क्या है इसका। लक्ष्य दे रहा है। प्रारंभ का अर्थ होता है शुरुआत, आरंभ, जो किसी भी कार्य का उद्देश्य या लक्ष्य की ओर संकेत करता है। अब देखिए, साइकोलॉजी यहाँ बनता है, ये है सीटेट का क्वेश्चन, है ना। घुमा दिया, नहीं घुमा दिया? किसी लक्ष्य की ओर संकेत करता है, इसीलिए चौथा वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आपके टेस्ट का, आपको कितने मिनट लगे बता दीजिएगा। मुझे 26 मिनट का समय दिख रहा है, लेकिन हमें दिए गए थे 30 मिनट, तो अभी हमारे पास 4 मिनट बाकी। 4 मिनट में आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं एक बार और दोबारा से इस टेस्ट पेपर को। आप चाहे तो इसकी पीडीएफ में दे सकता हूँ, पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ में भेज दूंगा ग्रुप पर। लेकिन पीडीएफ भेजूंगा तभी जब लोग कहेंगे, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है इस तरह का। तो अगर आप चाहें तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। दूसरी बात क्या है, आप कमेंट सेक्शन प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई भी लाइक नहीं करता, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आगे नहीं जाता है। आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम। लक्ष्य मिलने की संभावना सबसे अधिक कब रहती है? जो निरंतर कार्य करता है, जो दूसरों का मन लगाता है, जो लक्ष्य से डर जाता है, जिसको कोई चिंता नहीं रहती। बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा? अपना उत्तर लगाया आप पहले अपना। तो इसका उत्तर होगा ए वाला सही। लक्ष्य जो निरंतर कार्य करेगा उसे लक्ष्य संभावना जल जाएगी। जब कोशिश नहीं कर रहे हो तो कहाँ से मिलेगा लक्ष्य, है ना। तो हमारे पास अभी मुझे लग रहा है कि लगभग 3 मिनट बचे हुए। 3 मिनट में आप अपना एनालाइज कर लें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपका कितने में से कितना नंबर आया। भाई जो भी कर रहा है वो ईमानदारी से ज़रूर बताना। उसका सीटेट में आपके 25 क्वेश्चन में से आप कितने नंबर लाए हैं। 60% हमें नंबर चाहिए, 60% पर आप पास हो जाएंगे। तो 60% का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ 60% निकालें तो 60% का मतलब हो गया कि यानी 25 नंबर का है तो 6 + 6 और प्लस 5 का कितना हो गया 3, यानी 6 दूनी 12 और 3 15 नंबर पर आप पास हो जाएंगे। तो अगर आपके 15 नंबर आ रहे हैं तो पास हो जाएंगे, और 15 से कम आ रहे हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे। मेहनत को करिए, अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है जी। वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।